डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट एन एसे। जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि एट दिस क्लास 7th क्लास इसमें यू पीपल डू नॉट नो ऐसे लिखा कैसे जाता है, राइट। सबसे पहले जो मसला होता है वाइल यू आर राइटिंग एन एसे वो ये होता है, यू डू नॉट स्प्लिट द एसे इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। ये मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एसे एंड अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ शुड नॉट बी split into another paragraph, while an essay must be split into different paragraph। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए एक ऐसे को लिखते हुए। आप ख्याल रखा करें, आप अक्सर इस बात का ख्याल नहीं रखते। मैंने देखा है इस क्लास मतलब 7th में बच्चे एक शुरू करते हैं तो उनको स्प्लिट नहीं करते, वो लिखते ही चले जाते हैं और मुझे पैराग्राफ कहीं नज़र नहीं आते। तो ख्याल रखें, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक वाइल राइटिंग एन ऐसे। व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट एन ऐसे यू हैव टू फॉलो द रूल। अच्छा, अब बिल्कुल मज़े की बात ये है कि ऐसे क्या चीज़ है, एज इफ़ यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। जब आपने पहले सीखा सेंटेंस कैसे बनाते, छोटे छोटे वर्ड्स को जब आप सेंटेंस में लिखते हो तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेपरेशन फॉर यू पीपल टू राइट एन ऐसे। हमारी ये कोशिश होती है कि टू मेक यू एन एक्सपर्ट इन राइटिंग योर ऐसे। अच्छा, अब ऐसे क्या होता है, ऐसे की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे एक्चुअली इज़ अ लॉन्ग कनेक्टेड पीस ऑफ रिटन कॉम्पोजिशन which expresses one's personal ideas or opinions or feelings on a given topic। ये होता है ऐसे, अपनी लिखाई जिसमें आप अपने ख़यालात का, अपनी राय का, अपने एहसासात का इजहार करते हैं। दिस इज़ एन ऐसे। और ये बिल्कुल ऐसे होता है एज इफ़ यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। नए नए वर्ड, जितनी विकेबलरी होती है यू हैव टू यूज़ देम। अच्छा जी, अब दूसरा क्या होता है कि जो स्टेप्स हैं दैट यू शुड टेकन केयर ऑफ, वो ये है कि पहले तो चॉइस ऑफ टॉपिक होता है कि आप खुद चुने। और यू पीपल आर वेरी लकी दैट आपको पहले से टॉपिक दिए जाते हैं। अगर आपको ऐसे कहें जी यू स्टार्ट राइटिंग, अगर मैं आपको ऐसे दूं कि लिखो किसी भी टॉपिक पे लिखो, तो यू पीपल गेट बिविल्डर्ड, हैरान परेशान होंगे कि किस पे लिखना है। तो इस सिलसिले में यू पीपल आर वेरी लकी दैट हमेशा से आपको ऑफ़र होते हैं, टॉपिक्स हम दे देते हैं कि सो दे इज़ नो सच एन इशू विद रिगार्ड टू द चॉइस ऑफ टॉपिक। तो ज़्यादातर आपको टॉपिक दिए जाते हैं। सो सब राइटिंग इन स्टेप्स में जो ऐसे राइटिंग होता है उसमें सबसे पहले चूज़ अ टॉपिक। अच्छा जी, देन द सेकेंड स्टेप दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? गैदरिंग डिफरेंट आइडियाज़ फॉर द चोजन टॉपिक एंड और फिर उसके बाद अगला होता है कि योर आइडिया मस्ट सपोर्ट द टॉपिक। जो भी आइडिया आप उस वक्त सोच रहे हैं वो उस टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। देन फिर आप, अब ये 3 चीज़ें हो गई, आपने समझ ली कि आपने टॉपिक भी चूज़ कर लिया, आपने उसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ भी इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद आपने उन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपने बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी इकट्ठी कर ली। अब उसके बाद क्या, स्टार्ट राइटिंग है। अब आपने ये यू मस्ट बी वेरी विजिलेंट इन दिस रिगार्ड कि जो आर्गूमेंट must be support your argument with facts and example if necessary। ज़रूरत है एग्जाम्पल्स दें, लेकिन जो भी आपका आर्गूमेंट है वो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए। अक्सर बच्चे जब ऐसे लिखते हैं ना तो वो ये कह देते हैं कि जो गप्पे लगा दो। सो दिस गप्पे ऑलवेज डू नॉट वर्क। ठीक है, ये आप अगर कोई ऐसे अपने पास से कोई एग्जाम्पल दे दोगे जो कि रेलेवेंट नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, यू कैन लूज़ योर मार्क्स। सो बी वेरी विजिलेंट इन दिस रिगार्ड वाइल राइटिंग एन ऐसे कि आपकी जो एग्जाम्पल्स हों दे मस्ट सपोर्ट योर आर्गुमेंट। अच्छा, अब एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, पहली मैंने बात की कि वाइल राइटिंग एन ऐसे यू मस्ट स्प्लिट योर ऐसे इनटू पैराग्राफ्स।
and generally the paragraph must consist of 4 to 5 sentences. 4-5 sentences पर एक पैराग्राफ हो सकता है। ये एक बेहतर मतलब मुनासिब होता है, नॉट लेस देन दिस कि आप 4 से 5 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल एक पैराग्राफ बनाएं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ मे वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। 5 से 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर मुनसर है कि आप कितने के, लेकिन एक ऐसे में कम से कम 2 पैराग्राफ तो होने चाहिए, एक ही शुरू करके नहीं आप ख़त्म कर सकते। अच्छा जी, ये हो गया। अब हाउ टू राइट एन एसे, व्हाट आर द स्टेप दैट यू मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन। सबसे पहली बात जो होती है कि जो बॉडी ऑफ एसे होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमेशा याद रखें। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन, second is the body of the body, and third is conclusion. Body of the essay, I repeat once again, there are 3 steps that you must take into account for. एक तो introduction, second is body, and third is conclusion. अच्छा, introduction जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड इफ़ बिल्कुल ऐसे व्हेन यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, दैट मीन दैट यू आर स्टार्टिंग विद गुड इंट्रोडक्शन। आप नए दोस्तों से मुलाकात करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से अपना तारुफ कराना होता है। सो दिस इंट्रोडक्शन इज़ वेरी वाइटल। आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। ये उस टॉपिक की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। देन कम्स द बॉडी। अच्छा, अब द बॉडी ऑफ द एसे जो है वो क्या होनी चाहिए? द बॉडी ऑफ द एसे मस्ट सपोर्ट द मेन आइडिया। जो टॉपिक है उसको सपोर्ट करे, उसके बारे में बताए, एंड विद एग्जाम्पल्स, और दीज एग्जाम्पल मस्ट बी एक्सप्लेन क्लियरली। वो जो एग्जाम्पल्स हो वो बड़े साफ वाज़ेह अंदाज में देनी चाहिए और वो रेलेवेंट हो। देन कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है अखज़ क्या किया, नतीजा, सारा जो ऐसे आपने लिखा उसका नतीजा। तो दिस, जैसे इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूजन मीन्स टू समराइज योर मेन आइडिया। जो टॉपिक है उसको आपने समराइज करके उसका सारा नतीजा निचोड़ आपने बता देना। अच्छा जी, अब जो टॉपिक्स हम आपको देते हैं करने के लिए, देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ ऐसे। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है इज़ एन ऐसे इन विच वी डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग। ये तो वैसे ही हो गया ना, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। बिल्कुल इसी तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है वो किन किन चीज़ों पे होता है? ऑन सम पर्सनैलिटी, जैसे माय फेवरेट पर्सनैलिटी। ऑन सम एनिमल, जैसे आपको दे दें माय पेट, राइट एन ऐसे ऑन माय पेट डॉग लिख लें, हॉर्स, किसी के ऊपर भी, माय पेट पे कोई सा भी एनिमल यू कैन चूज़। और फिर है प्लेस के ऊपर, जैसे हम दें आपको विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, विज़िट टू अ हिल स्टेशन, एक्सेट्रा। एंड अ थिंग, जैसे माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट पेन, दिस। सो दीज, और इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या होता है, आप लोगों के पास यू डू नॉट नीड एनी रिसर्च। सब कुछ जो है ना इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी हैव, और आपके पास यू हैव ऑलरेडी हैड ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू दीज टॉपिक्स। तो आपको फिर मसला नहीं होता लिखने में। बस आपको अपने जो आइडियाज़ हैं, इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है, बॉडी में क्या क्या लिखूं, वो आपने लिखना होता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद होती है इन चीज़ों के बारे में। तो और ये जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है, दे मस्ट बी रिटन इन सच अ वे दैट अ क्लियर पिक्चर इज़ फॉर्म्ड
इन रीडर्स माइंड। जो भी पढ़ेगा उसके सामने सारी सारी पिक्चर जो है ना वैसे आती है। ये अब आपका दिस इज़ ऑल योर नेक। आपकी विकेबलरी अच्छी है, अगर आपने बड़े अच्छे से वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं और आपने बड़ी अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है, तो अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर विल बी ऑटोमेटिकली फॉर्म इन द रीडर्स माइंड। तब नेक्स्ट वन इज़ नैरेटिव। नैरेटिव ऐसे क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स सम इवेंट हैप्पी और सैड। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको दें ऐसे राइट एन ऐसे ऑन अ रोड एक्सीडेंट, तो ये एक नैरेटिव हो जाएगा, एक वाक़या हो जाएगा। अ पिकनिक पार्टी, दैट इज़ ऑल्सो अ नैरेटिव ऐसे। हाउस ऑन फायर, अ मैरिज सेरेमनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑल दीज essays, all these topics come under the heading of narrative essay. Then come reflective essay. Reflective essay consists of thoughts, ideas, opinion of a person. For example, morning walk, इसके ऊपर this is you can uh, write on morning walk, give your own ideas, give your own opinion with regard to morning walk, or uses and misuses of internet or computer or mobile phone, etc etc. So these are the different kind of essays that on which different topics are given to you, और उसके ऊपर आप लिखते हैं एसेस को। अब मैंने जो आपको बात बताई है ना वो ध्यान से ये आपने देखनी है कि whenever you are supposed to write an essay, you must pay attention to the introduction, body of the essay and the conclusion। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो ये कि your essay must split into different पैराग्राफ्स। ठीक है, पैराग्राफ्स की लेंथ नॉट लेस देन 4 to 5 सेंटेंस। कोशिश करें 5 जुमले, अगर यू कैन नॉट मेमोराइज 5 sentences, so at least 4 sentences, not lines, 4 sentences must be included in a paragraph. So today's essay is my favorite personality that I'm giving to you. So मैं आपको रीड भी करके दूंगी इसको। मैंने जो है आपको पिक्चर भी होगी, मैंने अंडरलाइन किए हैं इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी भी मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में मीनिंग भी दिए हैं। एट द एंड ऑफ द at the end of the lecture you can see that I'm giving you the words and meaning of this, so it will be easier for you to understand the essay. और आप ये देखें कि इसको मैंने 2 पैरा फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि अभी आप 6 से 7th में आए हैं तो कोशिश ये की है थोड़ी विकेबलरी बड़ी कर दूं, लेकिन पैराग्राफ्स जो हैं वो कम रखूं, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज इट। सो जी ये जो पहला ऐसे है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, किस की हेडिंग को किस टाइप का है ये ऐसे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, येस इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, बिकॉज इसमें हम एक पर्सनैलिटी के बारे में, एक पर्सन के बारे में लिख रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी, अब कैसे हम चले हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे शुरू से लेके हम लास्ट तक उस जो है टॉपिक को हम लेके जाएंगे। ओके, सो आ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, और माय फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी ली है। आ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ माय फेवरेट पर्सनैलिटी। He is the last prophet of Allah and is the leader of all prophets. His life is an exemplary model for all the mankind and a beacon of success for all of us. Hazrat Muhammad was born on 12th Rabiul Awwal, 20th April 571 AD. His father Hazrat Abdullah died 6 months before his birth. When he was 6 years old, his mother Hazrat Amna also died. After this, Hazrat Muhammad's grandfather took care of him. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was quiet. थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूँ, QUIET, क्वाइट, फिर कॉमा है, पेशेंट, थैंकफुल टू अल्लाह, काइंड नेचर्ड एंड पायस. People used to call him with the name of Sadiq and Amin, which means truthful and honest. Hazrat Muhammad hated the worship of idols. At the age of 40, Allah bestowed him with prophethood.
Allah revealed the Holy Quran on him. According to the will of Allah, Hazrat Muhammad starting the preaching of Islam. At this, people of Makkah went against him and teased him in different ways. However, he faced all this with great courage and patience and even prayed for his enemies. He has been rightly called Rahmatul lil Alameen. He used to have great love and affection for children, needy, and sick people. He always advised for truthfulness, honesty, and patience. And he died at the age of 63. We as a Muslim should follow his footsteps. अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर दूँ सो इट विल बी ईजियर फॉर यू. आवर होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मेरी इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरे लिए सबसे पसंदीदा शख्सियत हैं. ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड इज़ द लीडर ऑफ ऑल प्रॉफिट. वो आखिरी अल्लाह के आखिरी नबी और इमामुल अंबिया हैं. हिज लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल मॉडल फॉर ऑल द मैनकाइंड, तमाम बनीनो इंसान के लिए उनकी ज़िंदगी जो है वो एग्जाम्पलरी है, वो तकलीद करने के काबिल है. एंड बीकन ऑफ सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए कामयाबी की मशल राह है. हज़रत Muhammad was born on 12th of Rabiul Awwal, 20th April 571 AD. हज़रत मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 AD को पैदा हुए. हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ. आपकी पैदाइश से 6 महीने पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए. व्हेन ही वाज 6 years old हिज मदर हज़रत आमना ऑल्सो डाइड. जब आप 6 साल के थे आपकी वालदा हज़रत आमना भी इंतकाल कर गई. आफ्टर दिस, इसके बाद हज़रत मोहम्मद ग्रैंड फादर टुक केयर ऑफ़ हिम. इसके बाद आपके दादा हज़रत मोहम्मद के दादा ने आप की देखभाल की. हज़रत मोहम्मद वॉज क्वाइट, पेशेंट, थैंकफुल टू अल्लाह, काइंड नेचर्ड एंड पायस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश तबा, साबिर, अल्लाह के शुक्रगुजार, रहम दिल तबीयत के मालिक, नरम तबीयत के बारे, मेहरबान फितरत के मालिक और नेक आदमी थे. पीपल यूज़ टू कॉल हिम विद द नेम ऑफ सादिक एंड अमीन. लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से बुलाते थे, जिसका मतलब है सच्चा, रासतगो या और ईमानदार. हज़रत मोहम्मद हेटेड द वर्शिप ऑफ आइडल. आप बुतों की पूजा से नफ़रत करते थे. एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में अल्लाह बिस्टोड हिम विद प्रॉफिटहुड. प्रॉफिटहुड का मतलब है नबूवत. 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की. और अल्लाह रिवील द होली कुरान ऑन हिम. आप पे कुरान पाक नाजिल हुआ. अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक. हज़रत मोहम्मद स्टार्टिंग द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम. आपने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी. एट दिस द पीपल ऑफ मक्का वेंट अगेंस्ट हिम एंड टीज्ड हिम इन डिफरेंट वे. जब आपने तबलीग शुरू की, इस पे मक्का के लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको मुख्तलिफ़ तरीके से तंग किया, सताया. हाउएवर ही फेस ऑल दिस विद ग्रेट करेज एंड पेशेंस एंड इवन प्रेड फॉर हिज एनिमी. ताहम आपने ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ही हिम्मत और सब्र के साथ बर्दाश्त की. और यहाँ तक कि आपने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की. ही हैज़ बीन राइटली कॉल्ड रहमतुल लिल आलमीन. बिलाशुबा आप बिल्कुल रहमतुल लिल आलमीन कहलाने के हकदार हैं. ही यूज़ टू हैव ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, नीडी एंड सिक पीपल. आप बच्चों से ज़रूरतमंदों के साथ और बीमारों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त रखते थे. ही ऑलवेज एडवाइज फॉर द ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड पेशेंस. आपने हमेशा रासत गोई और ईमानदारी और सब्र की तलकीन की. ही डाइड एट द एज ऑफ 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया. वी एज अ मुस्लिम शुड फॉलो हिज फुटस्टेप. हम बहैसियत मुसलमानों के आपके नक्श कदम पर चलना चाहिए.